दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 2 दिन की पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद फाइनली आज स्टॉक में फिर से गिरावट हुई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल जिसका होम लोन सेगमेंट हो या फिर दूसरे लोन के बिजनेस भी शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब बजट आने वाला है तो क्या क्या इस सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जियो फाइनेंशियल जो देख सकते हो कि रिलायंस ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है। अलग अलग 3-4 सेगमेंट में एंट्री मार चुकी है। पॉमर देख सकते हो कि इसका जो सबसे बड़ी बात है कि अब इसको आरबीआई की तरफ से बैंकिंग लाइसेंस भी मिल चुका है जो डिजिटल बैंकिंग सेवाएं दे पाएंगे। और साथ में अगर आप देखें तो इन्होंने सुपर ऐप भी लॉन्च कर दी है जो हर तरह की डिजिटल सेवाएं आपको देगी। तो क्या है आगे की संभावना। और जो स्टॉक बहुत नीचे आ गया अपनी डीमर्जर के समय जो प्राइस थी उससे भी नीचे आ गया है। क्या यहाँ से कुछ बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 240 पर, क्लोजिंग कल 238 के आसपास थी। इंट्राडे में 242 का हाई भी बन गया लेकिन ऊपर के लेवल से शुरू हो गई बिकवाली, ज़बरदस्त बिकवाली हुई आज। और ऐसे में शॉर्ट टर्म में आप देखिए स्टॉक आ गया 233 के आसपास। इसके पीछे वजह कि इस बार जो रिजल्ट है थोड़ा सा कमज़ोर रहा है और इस वजह से भी यहाँ पे लोगों का रुझान थोड़ा सा इस समय इस स्टॉक को लेकर बेरुखी भरा है। अंत में 235 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली 1.01% की गिरावट के साथ में। यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक 3 दिन लगातार गिरावट हुई जिसकी वजह से जो स्टॉक 267 के आसपास था 23 जनवरी को, वो गिरते हुए 233 पर आ गया 27 जनवरी को। 3 दिन में ही काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद 2 दिन इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 28 और 29 जनवरी को। नतीजा ये रहा कि स्टॉक फिर से 233 से बढ़ते हुए 240 पर पहुंच गया। उसके बाद आप देखें फिर से स्टॉक ने आज 241 का ही बना के स्टॉक 234 के आसपास आ गया। एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो अब देख सकते हो कि बजट आने वाला 1 फरवरी को हमारे सामने बजट होगा तो हेल्थ केयर सेक्टर भी इसको लेकर काफ़ी उम्मीदें लेकर बैठा है। इंश्योरेंस कंपनियों को उस पर उम्मीद है कि सरकार कुछ बड़ा फ़ायदा करेगी। तो हेल्थ सेक्टर को आगामी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। इस सेक्टर से जुड़ी बीमा कंपनी आशा कर रही है कि सरकार उन्हें कुछ बेनिफिट देगी, कुछ रियायत देगी। उन्हें बजट से कई तरीके के लाभ मिलेंगे। आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर हर सेक्टर को उम्मीद है कि उनके लिए कुछ बड़ा होगा। तो इसी के मौके पे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीईओ नवीन चंद्र झा ने कहा है कि हेल्थ सेक्टर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए ऐसी उम्मीद है कि सरकार इस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए बजट में कुछ ऐलान कर सकती है। उन्होंने कहा कि 2047 तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई बीमा सुगम जैसी योजना को सपोर्ट देने के लिए सरकार उनके लिए फंड जारी कर सकती है। इसके अलावा सुदूर इलाकों का डिजिटल रूप से उनको पहुँचने के लिए सरकार कुछ प्लान बना सकती है। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडाई की रिपोर्ट के मुताबिक ईयर 2023-24 में बीमा कवर में साल 2022-23 की तुलना में कमी आई है। बीमा लेने वालों की संख्या जहां 2023-24 में 4% थी वह घटकर 3.7% आ गई है। इसको बढ़ाने के लिए सरकार को बजट में कुछ ऐलान करने की हमें उम्मीद दिखाई दे रही है क्योंकि बीमा लेने वालों की संख्या घटी है। टर्म्स इंश्योरेंस के लिए अलग से कर कटौती शुरू करने और कई नई व्यवस्था कर के लिए नई व्यवस्था करने के तहत जीवन बीमा प्रीमियम पर कटौती का विस्तार भी किया जा सकता है। तो देखना होगा सरकार क्या क्या फैसले लेती है। मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत और उच्च बीमा राशि कवर की आवश्यकता को देखते हुए सरकार को स्वास्थ्य बीमा के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम के लिए इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत सभी लोगों के लिए लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देना चाहिए। वही सीनियर सिटीजन के लिए इसे 1 लाख तक बढ़ा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की ओर से ऐसा किया जाता तो सबके लिए बीमा के लक्ष्य को पाने में भी आसानी होगी और लोगों को फ़ायदा भी होगा। देखेंगे सरकार क्या इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ बेनिफिट देती है तो इसका फ़ायदा यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल को भी होगा क्योंकि कंपनी ने इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री कर ली है। इसके अलावा होम लोन सेगमेंट में भी कंपनी का कामकाज शुरू हो चुका है। तो घर के लिए इस समय क्या सरकार की तरफ से आगे उम्मीद की जा रही है तो घर खरीदने पर टैक्स छूट बढ़ने जा रही है। इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट में करेगी। लंबे समय से होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन बढ़ाने की मांग हो रही है। पिछले कुछ सालों में घरों की कीमतें काफ़ी बढ़ गई लेकिन होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल डिडक्शन नहीं बढ़ाया गया है।
होम लोन लेने वालों को ये 2 तरह के डिडक्शन मिलता है। तो होम लोन के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन के तहत एक वित्त वर्ष में होम लोन के इंटरेस्ट अमाउंट पर मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। सरकार इस डिडक्शन को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर सकती है। एग्जिट सिक्योरिटी एनालिस्ट का कहना है कि सेक्शन 24B के तहत डिडक्शन की लिमिट 4 लाख रुपए कर देने से घर खरीदारों को काफ़ी राहत मिलेगी। होम लोन के प्रिंसिपल सेक्शन 80C के तहत एक वर्ष के वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार होम लोन में प्रिंसिपल पर अलग से 1.5 लाख रुपए के डिडक्शन के लिए कैटेगरी बना सकती है। इससे घर खरीदने वाले लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। अभी सेक्शन 80C के तहत करीब 1 दर्जन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आते हैं, इसलिए होम लोन के प्रिंसिपल डिडक्शन क्लेम की गुंजाइश नहीं बनती है। फिर दूसरी तरफ देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में बदलाव किया जा सकता है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेट्रो शहरों में घरों की कीमत की सीमा 35 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर सकती है। इससे ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे में आ जाएंगे घर। इससे खासकर बड़े शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। रियल इस्टेट सेक्टर लंबे समय से अफोर्डेबल हाउस की परिभाषा में बदलाव करने की मांग कर रही है। पिछले सालों में घरों की कीमतें काफ़ी बढ़ी है, लेकिन सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमतों में बस कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। तो देखना होगा कि सरकार क्या क्या राहत देती है, लेकिन सरकार से उम्मीद है कि इस बार राहत मिलेगी ज़रूर और उसका सीधा फ़ायदा देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल भी होगा। अब की बार जियो फाइनेंशियल में जो कमजोरी है वो उसके रिजल्ट की वजह से। एक बार हम दिसंबर और सितंबर के रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम की। इस बार देख सकते हो कि 448.89 करोड़ की टोटल इनकम बताई है, जो सितंबर क्वार्टर में 693.85 करोड़ के आसपास थी। यानी क्लियरली देख सकते हो कि टोटल इनकम में कमी आई है। टीआई ग्रोथ इस बार 35.30% डाउन रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 66.06% अप था। टोटल खर्च की बात करें, इस बार 130.75 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, जो सितंबर क्वार्टर में 146.07 करोड़ के आसपास था। तो जैसे इनकम बढ़ी उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा पिछले क्वार्टर में। अब टी ग्रोथ की बात करें तो 10.49% डाउन है, जो पिछले क्वार्टर में 84.08% अप था। एबिटाडा की बात करें तो 318.14 करोड़ का एबिटाडा इस बार बताया, जो पिछले क्वार्टर में 547.78 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ इस बार 41.92% डाउन है, जो पिछले क्वार्टर में 61.84% अप थी। पीएटी की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार 294.78 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 689.07 करोड़ के आसपास था। यानी प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पीएटी ग्रोथ 57.22% डाउन है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 120% अप था। एबिटाडा मार्जिन इस बार 70.87% है, जो पिछले क्वार्टर 78.95% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 65.67% है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 99.31% के आसपास था। और बेसिक ईपीएस 0.46 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1.09 रुपीज़ के आसपास था। कुल मिला के सितंबर क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर का रिजल्ट है वो बहुत ही कमज़ोर रहा है, और इसी वजह से शेयर की प्राइस में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 47.12% पे जो लगातार बनी हुई है, अनचेंज है। कोई भी यहाँ पे गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग 17.55% थी जून क्वार्टर में। सितंबर में ये 16.88% हुई, और दिसंबर आते आते ये 15.62% हुई। तो लगातार एफआई का निवेश कम हुआ है। डीआई की बात करें, उनकी 11.78% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर में घट के 11.38% हुई, लेकिन इस बार डीआई ने 12.37% की होल्डिंग की, यानी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है दिसंबर क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो 4.04% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में बढ़ के 4.17% हुई, और दिसंबर आते आते 5.13% हुई है। यानी म्यूचुअल फंड लगातार हर क्वार्टर में देखते होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी 23.54% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में ये 24.62% हुई, और फिलहाल दिसंबर में 24.89% है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ी है। ओवरऑल देखें तो आने वाला समय इसके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।